इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक चर्चा से, जिसमें हम करेंगे चर्चा अटल भूजल योजना के। अटल भूजल योजना है क्या, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, और किस तरह से हम जो खेती कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम जो प्राकृतिक संसाधनों के साथ साथ जो हमारे कृत्रिम संसाधन हैं उनको भी इस्तेमाल करके हम भूमिगत जल का भी इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई या उसका इस्तेमाल होने से, उसका दोहन होने से जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। तो भूजल के स्तर को किस तरह से हम बरकरार रख सकें हैं या बढ़ा सकें हैं, इसके ऊपर विस्तार से करेंगे चर्चा। इसके साथ साथ करेंगे मनोरंजन और करेंगे चर्चा खेती बाड़ी से लगते दूसरे समसामयिक विषयों के ऊपर। पर इन सब से पहला आओ करें चर्चा अटल भूजल योजना पे। तो किसान भाइयों, जहाँ तक अटल भूजल योजना का सवाल है, तो जैसा हमने जिक्र कराया कि भूजल को बढ़ाने के लिए या भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार जो है वो निरंतर प्रयास कर दी रहे, जिसके लिए सरकार कई प्रकार की योजनाएं जो है वो संचालित करे है, और इन योजनाओं के माध्यम से जो है जागरूकता अभियान भी संचालित करे जा हैं। इसके अलावा कई प्रकार के जो प्रयास करे जा हैं जिससे कि भूजल के स्तर को जो है बढ़ाया जा सके और उसको बरकरार रखा जा सके, जिससे कि किसान भाइयों को कोई किसी तरह की दिक्कत ना होए और वो अपनी खेती बाड़ी का काम धंधा जो है समय पर और सुचारू रूप से कर सकें। तो केंद्र सरकार के जरिए जो है अटल भूजल योजना का आरंभ कराया गया, और इस योजना के माध्यम से देश के 7 चिन्हित जल संकट वाले इलाकों में स्थायी भूजल प्रबंधन के लिए जो है सामुदायिक भागीदारी और मांग का जो है उसके ऊपर हस्तक्षेप करने के लिए जोर दिया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत जल जीवन मिशन के लिए बेहतर स्रोत स्थिरता, किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में सकारात्मक योगदान और जल उपयोग की सुविधा के लिए जो है समुदाय के व्यवहार में बदलाव लाने की जो है परिकल्पना करी गई। अटल भूजल योजना के संचालन के लिए सरकार के जरिए 6,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए विश्व बैंक से जो है ऋण के रूप में लिए जाएंगे और बाकी 3,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के योगदान से इसके योजना पर लगाए जा सके हैं, और राज्य को सहायता अनुदान के रूप में जो है इस योजना के अंतर्गत जो है राशि दिया जा सके है। और उसमें अटल भूजल योजना का संचालन जिस तरह देश के कई राज्यों, खास करके जिस तरह हरियाणा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की 8,353 जल संकटग्रस्त ग्राम पंचायतों में जो है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है इसको लागू करने का प्रयास कराया जाएगा। अब वो बात यह भी आ जाए कि अटल भूजल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या बन जाए। जैसा हमने जिक्र कराया कि गिरते जल स्तर को भी बढ़ाना है और हर खेत तक जो है पानी पहुंचाना है, तो इस बातों को ध्यान में रखते हुए जो है इस योजना को बनाया गया। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है चुनिंदा राज्यों के जल संकटग्रस्त इलाकों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है, और इस योजना के माध्यम से भूजल के स्तर में सुधार आ सकेगा, जिससे कि पानी की समस्या का निराकरण हो सकेगा। और इस उद्देश्य के कई तरह से चल रही है या नई केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से जो है समुदाय के नेतृत्व में उचित निवेश या प्रबंधन काम को लागू करके प्राप्त किया जा सकेगा। इस योजना के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक तक जो है जल उपलब्ध हो सकेगा, जिससे कि देश के नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके अलावा योजना जो है देश के नागरिकों को सशक्त करेगी, आत्मनिर्भर बनाने में भी कारगर साबित होगी।
और इसी तरह से जो देखा जाए कि इसमें क्या क्या बातें आ सके हैं, जिस तरह संस्थागत सिद्धिकरण और क्षमता निर्माण घटक हो सके है। इस घटक के अंतर्गत सभी भाग लेने वाले राज्यों को जो है स्थायी भूजल प्रबंधन में सक्षम करने के लिए मजबूत बनाया जाएगा, जिसमें डेटाबेस, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामुदायिक भागीदारी का इस्तेमाल किया जाएगा। इस कंपोनेंट के लिए जो है सरकार के जरिए 1400 करोड़ रुपए की राशि भी खर्च करी जाएगी। इसके अलावा एक दूसरा घटक प्रोत्साहन घटक के रूप में देखा जाए। इस घटक के अंतर्गत भूजल के स्तर को बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की अलग अलग चल रही योजनाओं के बीच में सामुदायिक भागीदारी, उनका मांग प्रबंधन और अभिसरण पर जोर दिया जाएगा। इस घटक के संचालन के लिए जो है सरकार के जरिए 4600 रुपये की राशि भी जो है इस्तेमाल करी जाएगी। और इसके अंतर्गत देखा जा रहा है भूजल डाटा, सूचना और रिपोर्ट का सार्वजनिक प्रकटीकरण प्रोत्साहन करना, समुदाय के नेतृत्व वाली जन सुरक्षा योजनाओं की तैयारी करना, चालू योजनाओं के अभिसारण के लिए जो माध्यम से जो है हस्तक्षेप करके उसको सार्वजनिक वित्त पोषण प्रदान करना, कुशल जल उपयोग के लिए प्रथाओं को अपनाना और प्रोत्साहन देना, और भूजल में गिरावट की दर में सुधार के लिए जो है प्रोत्साहन रूप में जो है उसमें भी एक निधि जो है एक कोष जो है उसके लिए बढ़ाना। इसके साथ साथ जो आज है कि केंद्र सरकार के जरिए अटल भूजल योजना का जैसा हमने जिक्र कराया कि आरंभ कराया गया, और इस योजना के माध्यम से जो है अलग अलग जो राज्य हैं उनको जो है इसकी सुविधाएं दी गई, जहां पे देखा गया कि जल संकट की स्थिति ज़्यादा बन रही है तो उसको किस तरह से रोका जा सके है और उसमें सुधार कराया जा सके है। और इसमें जो आजा है कि हर किसान भाई जहाँ जहाँ भी जो भी संबंधित हैं या जो इसके में देख रहे हैं कि उनको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, इसको अटल भूजल योजना का लाभ लेने की, वो इससे लाभ उठा सके हैं और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ के ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा इससे लिया जा सके है। और इसमें क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी, हाइड्रोलॉजिकल रिपोर्ट क्या है उस क्षेत्र की, उस सारे को देख कर जो है तो संबंधित जो विभाग हैं वो किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इसमें दे सके हैं, और जहाँ जहाँ तक उनकी ज़रूरत पड़े तो उसका फ़ायदा लेकर किसान भाई इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले सके हैं। और इसके साथ साथ जो किसान भाई जो खेती को अपने क्षेत्र में वहाँ की जलवायु परिस्थितियों के अनुसार कर रहे हैं, पर पानी की कमी दिखाई दे रही है, तो फसल विविधीकरण को भी अपना के जो है किसान भाई इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उसका उठा सके हैं। तो भाइयों, या तो करी हमने चर्चा अटल भूजल योजना के ऊपर, और अब करेंगे मनोरंजन। तो आओ सुने ये लोकगीत। रे बंदे कर भगती में सीर बाण तज, कुबत कमावण की बाण तज, पाप कमावण की रे बंदे कर भगती में सीर बाण तज, पाप कमावण की बाण तज, कुबत कमावण की रे। चंदन राम भजार घर, कुण बेत मोहत जा रे गोपी। चंदन राम भजा के घर, कुण बेत मोहत जा रे वो भी, हाँ रे वो भी बन गया परम फकीर कार लई, अलख जगावण की बाण तज, पाप कमावण की रे।
कमाई बनते जनक सिया जाठाई एक रावण ने कुबत कमाई बनते जनक सिया जाठाई चले ओढ़े राम लखन के तीर वालंका टूटी रावण की बाण तजी पाप कमावण की पांडव थे बलदाई जिन्हें कुरुक्षेत्र में करी लड़ाई। वो पांचों पांडव थे बलदाई जिन्हें कुरुक्षेत्र में करी लड़ाई। वो भी खप गए पांचों वीर सुनी जब कलयुग आवन की बाण तज पाप कमावन की गुरुओं की सेवा प्रभु जी उनका पार करेंगे खेवा। जो करते मात पिता की सेवा प्रभु जी उनका पार करेंगे खेवा। इतनी आके इतनी कहेंगे जमवा मीर या शिक्षा ले ली गावन की बाण तजी पाप कमावन की रे बंदे कर भगती में सिर बाण तज पाप कमावन की बाण तज कुबत कमावन की। किसानों की आमदनी में वृद्धि और देश में कृषि संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने जुलाई 2020 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड योजना की शुरुआत की थी, जो कृषि क्षेत्र के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो रही है। एग्री इंफ्रा फंड योजना के माध्यम से केंद्र सरकार किसानों को फसल उपरांत बुनियादी ढांचे और सामुदायिक कृषि संपत्तियों के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कर रही है। योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक 1 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए जाएंगे। 2 करोड़ रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी और क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान की गई है। कोई भी किसान, कृषि उद्यमी, FPO, प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, स्वयं सहायता समूह, कृषि उपज मंडी समितियां इत्यादि इस योजना का लाभ लेकर देश में गोदाम, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयां, कोल्ड चेन, कस्टम हायरिंग सेंटर, छंटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट इत्यादि स्थापित कर सकते हैं।
साथ ही कृषि संबंधित आधुनिक तकनीकों के विकास जैसे कि ड्रोन, रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, IoT इत्यादि के लिए भी योजना के तहत लाभ लिया जा सकता है। लोन लेने की प्रक्रिया बेहद सरल है। ऑनलाइन पोर्टल agriinfra.dac.gov.in पर लॉगिन करके आवेदन किया जा सकता है। सभी आवेदनों का तुरंत निस्तारण किया जा रहा है। तेलंगाना के बालारेड्डी विश्वाराम के स्टार्टअप द्वारा लगाए गए विभिन्न राज्यों में 25 प्रोजेक्ट्स को मात्र 1 दिन के अंदर ही स्वीकृति मिल गई। ये किसानों से कृषि उपज की प्रोसेसिंग कराकर सामान को सीधा बाजार में बेच रहे हैं, जिससे बड़ी संख्या में किसान लाभान्वित हो रहे हैं। 10 स्टेट्स में हम डिस्पैच सेंटर्स को लगा रहे हैं। उसका प्रोजेक्ट कास्ट एक डिस्पैच सेंटर के लिए 5.9 करोड़ है। इसमें हम एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड का स्कीम में अप्लाई किया और तुरंत उसका सारा 25 लोकेशंस का अप्रूवल मिल गया। हिमाचल प्रदेश की ढींगी देवी ने योजना की मदद से ग्रेडिंग और पैकेजिंग यूनिट स्थापित किया है, जिससे गांव के अन्य किसानों को भी लाभ हुआ है। हनुमानगढ़ की गोलूवाला निवादान ग्राम सेवा सहकारी समिति ने योजना का लाभ लेकर बूम स्प्रेयर खरीदा है। इससे लगभग 1 दिन के अंदर ये 125 बीघा स्प्रे करता है और इससे समिति को 6,500 रुपये प्रतिदिन आमदन हो रही है और इससे हमारा पैक्स परिवार पूर्णतः गवर्नमेंट का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है। इसी तरह देश भर में हजारों स्वीकृत प्रोजेक्ट के शुरू हो जाने से कृषि क्षेत्र में क्रांति आ रही है। योजना के तहत बनाए गए फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर से अधिक निवेश के द्वार खुल रहे हैं, कृषि का आधुनिकीकरण हो रहा है, रोजगार के नए मौके खुल रहे हैं और एग्री सप्लाई चेन में किसानों की भागीदारी बढ़ रही है। तो आप भी इस योजना का लाभ लेकर अपने और देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं। और भाइयों, इस संदेश के बाद अब करेंगे चर्चा मौसम की जानकारी पे। तो आज का अधिकतम तापमान रहा 35 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहा 26 डिग्री सेल्सियस और कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है और न्यूनतम जो है 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आज हवा की गति रही 16.2 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। जहां तक कल के कृषि कार्यक्रम का सवाल है, तो कल हमारी चर्चा का विषय रहेगा प्राकृतिक तौर तरीके से फसल की देखभाल और दूसरी चर्चा का विषय रहेगा प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। और भाइयों, अब करेंगे चर्चा राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2018 की उपलब्धियों की जानकारी पे IYOM 2023 पे। तो जैसा हम जिक्र कर रहे थे कि भाई IYOM 2023 की जानकारी के यानी कि जैसा आप जाने हैं कि मोटे अनाज वर्ष यानी अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में जो है आने वाला सन 2023 को जो है घोषित किया गया। ये बात आवे कि मोटे अनाज हैं क्या, कि दरअसल देखा जाए कि भारत में जो है कई प्रकार के अनाज उगाए जाए और इसमें मोटे अनाज भी काफ़ी शामिल थे। जो देश की जो गरीब मध्यम छोटे जोत वाले किसान जो हैं उनकी काश्त ज़्यादा कर रहे थे और इस्तेमाल भी कर रहे थे। और ये मोटे अनाज जो हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी, मड़ुआ, सांवा, कोदो, कुटकी, कंगनी और चिन्ना वगैरह हैं और ये जो है इनकी काश्त करी जाती अलग अलग इलाकों में अपनी अपनी जैसी जैसी वहाँ की जलवायु परिस्थितियाँ थी, मौसम था, मिट्टी की तासीर थी, तो और भोजन का जो आहार के रूप में अपनाई कर रहे थे उस रूप में जो है इनको अपनाया गया और खेती करी जा रही थी। पर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे समय बदलता चला गया नए अनाज जो हैं आंदे गए और इनकी तरफ से थोड़ा ध्यान हटता गया और दूसरे गेहूँ धान वगैरह की तरफ जो है ध्यान ज़्यादा चलता गया। पर फिर भी इनका असर जो है कहीं कहीं पर बरकरार रहा। पर उसको बढ़ाने के लिए और पौष्टिकता से भरपूर इन अनाजों को जो है दोबारा से स्थापित करने के लिए और किसानों को इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए जिससे उनमें उत्साह हो, इसकी तरफ ध्यान दिया जाने लगा। और भारत के प्रयास से जो है ये देखा गया कि 2023 को जो है अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जाएगा और स्वीकार भी कराया गया
और इसमें जो है भारत की बड़ी भारी भूमिका रही और इसके लिए प्रयास काफ़ी दिन पहले से चल रहे थे और भारत में भी जो है इसको मनाया गया, जिससे कि राष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष 2018 में जो देखा गया अलग अलग उसमें काम करे गए और उत्पादन के लिहाज से देखें 2017-18 में जो है 164 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में जो 176 लाख टन हो गया था, जिससे सरकार ने इसकी तरफ ध्यान देना शुरू किया और उत्पादकता 2017-18 में 1163 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से बढ़कर जो है 2020-21 में 1239 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तक पहुंच गई और बाजरा का निर्यात 2017 में देखा गया 21.98 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर जो है 2020 में 24.73 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक हो गया। और इसके साथ साथ जो देखें कि इसकी तरफ ध्यान दें कि वो रोग प्रतिरोधी जिसमें 10 पोषक अनाज फसलें और 3 जैव गढ़ वाली किस्में जो हैं शामिल थी, उनको मिलाया गया। 2020-21 में उत्पादित नई उच्च उपज देने वाली जो किस्में थी और संकर 5780 क्विंटल के गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता में वृद्धि करी गई और इसके साथ साथ गुणवत्ता और ऑर्गेनोलेप्टिक गुणों के लिए जो है ब्रांडेड 10 पारंपरिक किस्मों को भी इस्तेमाल किया गया। 400 उद्यमी हेडलैंड 1000 करोड़ रुपए के कुल अनुमानित कारोबार के साथ जो है आगे बढ़ा और इसमें यह भी देखा गया कि IIMR राज्य बाजरा मिशन पर जो है 14 राज्यों की तकनीकी सहायता जो है मिली और 67 मूल्यवर्धित प्रौद्योगिकियों में जो है इसको विकसित कराया गया और इसका व्यापार आगे बढ़ता चला गया। और इसी के साथ साथ जो देखें कि भाई और दूसरी जो हमारी कृषि है और कृषि का स्वरूप जो है वो बढ़ रहा है कि आधुनिक कृषि में जो प्राकृतिक कृषि का मेल हो जाए, जिस तरह साथ साथ जैविक कृषि को बढ़ावा मिल रहा था, तो उसके साथ साथ जो है ये भी देखा गया है कि प्राकृतिक कृषि को भी जो है ऋषि खेती जिसने कहते हैं और प्राकृतिक खेती उसका दूसरा नाम है। जिस तरह से देखा जाए कि बहुत से प्राचीन काल में भी हमारे वेद ऋषि मुनि हुए एक अपने आप को संयमित प्राकृतिक परिस्थितियों में जो है रख कर जीवन जिए करें थे और एक उच्च गुणवत्ता वाला समाज में अपना स्थान स्थापित करें थे। उसी रूप में देखें प्राकृतिक खेती भी जो है बहुत ज़्यादा अपना योगदान दे रही है। कई लोग सोचे हैं कि प्राकृतिक खेती है क्या। प्राकृतिक खेती कोई नई नहीं है, बस प्राकृतिक कुदरती चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए जो है कृषि करना प्राकृतिक खेती कहलावा है। और प्राकृतिक खेती कई अन्य लाभों जिस तरह के जिससे के लाभ बहुत हैं, जैसे कि मिट्टी की उर्वरता, पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का जो है मजबूत आधार प्रदान करा है। और प्राकृतिक खेती प्राकृतिक या पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं में जो खेतों में या उसके आसपास मौजूद हैं उसके ऊपर आधारित है और उसी के आधार पर जो है खेती करी जा है, जिसमें कि जो प्राकृतिक उर्वरा शक्ति है मिट्टी की उसको ध्यान में रखते हुए जब खेती करें हैं तो अपने आप जो है उत्पादन की तरफ ध्यान किसानों का कुदरती उत्पादन की तरफ चला जाए है, ना कि कृत्रिम उत्पादन की तरफ के रासायनिक खाद्य वगैरह का इस्तेमाल करते हुए करें। क्योंकि इसमें ये कहते हैं इसके जो सिद्धांत के रूप में देखें कि पहला सिद्धांत तो यही कहते हैं कि खेतों में कोई जुताई नहीं करनी, यानी ना तो उसमें जुताई करना ना ही मिट्टी पलटना है। धरती अपनी जुताई स्वयं स्वाभाविक रूप से पौधों की जड़ों के प्रवेश के केंचुओं और छोटे प्राणियों और सूक्ष्म जीवों के जरिए कर ले है तो उसमें हम खेती करें। दूसरा ये कह सकें किसी भी तरह की तैयार खाद या रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल ना करें। इस पद्धति में हरी खाद और गोबर की खाद को ही इस्तेमाल में लिया जाए। और तीसरा न्यू कहते हैं कि निडाई गुडाई ना करी जाए, ना तो हड़ों से ना शाकनाशियों के इस्तेमाल से। तो खरपतवार मिट्टी को उर्वरक बनाने और जैव बिरादरी में संतुलन स्थापित करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। बुनियादी सिद्धांत यही है कि खरपतवार को पूरी तरह से समाप्त करने के बजाय नियंत्रित कराया जाना चाहिए कि वो आगे उसमें ना बढ़े। और चौथा यूँ कहते हैं कि भाई रसायनों पर बिल्कुल भी निर्भर ना करें। जोतने और उर्वरकों के इस्तेमाल से जैसी गलत प्रथाओं के कारण जब से कमज़ोर पौधे उगना शुरू हुए तब से ही खेतों में बीमारियां लगनी और कीट असंतुलन की समस्याएं खड़ी होना शुरू हो जाएं। तो छेड़छाड़ ना करने से प्राकृतिक संतुलन भी जो है वो बिल्कुल सही रहेगा और सही दृष्टि से जो है किसान भाई जो भूमि की उपजाऊ क्षमता है उसमें देखेंगे कि बहुत ज़्यादा वृद्धि होगी और सिंचाई के अंतराल में भी वृद्धि होगी और रासायनिक खादों पर निर्भरता कम होगी, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होगी, उसमें काफ़ी बढ़वार होगा प्राकृतिक तौर पे और किसान भाइयों का खर्चा भी उसमें कम होगा। तो भाइयों यह तो करी हमने चर्चा
ऋषि खेती प्राकृतिक खेती का दूसरा नाम। और अब करेंगे चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत तिलहनी फसल तोड़िया की काश्त में। तो तिलहनी फसल तोड़िया जो है एक बहुत ही अहम फसल मानी जा है और किसान भाई जो हैं इसका तेल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए वो खेतों में इसका इस्तेमाल करें हैं और फसल विविधीकरण में भी इसकी भूमिका अहम हो जाए। और जहाँ तक इसकी उन्नत किस्मों का सवाल है उसमें है संगम TL15 और TH68। तो जहाँ तक संगम किस्म का सवाल है यह बिजाई से पुकाई तक लगभग 112 दिन का समय ले ले है और इस किस्म के बाद गेहूं की बिजाई जो है बहुत पछेती उसका है। थोड़ा इस किस्म के बाद गेहूं की फसल लेना फ़ायदेमंद इतना ज़्यादा नहीं है और इसमें औसत पैदावार 6 से 7 क्विंटल प्रति किले तक मिल जाए। और TL15 यह किस्म 85 से 90 दिन में पक्के तैयार हो जाए। इसके दाने मोटे भूरे रंग के हैं जिसमें 44% तेल मिलेगा और कम अवधि की किस्म होने की वजह से इसमें तोड़िया गेहूं फसल चक्र जो है अपनाया जा सका है और औसत पैदावार 5 से 6 क्विंटल प्रति किले तक जो है इसमें औसत पैदावार मिल जाए। TH68 किस्म भी जो है 89 दिन में पक्का तैयार हो जाए। तोड़िया गेहूं फसल चक्र के लिए बेहतर है और इसकी बिजाई सही समय पर कर दी जाए तो गेहूं की फसल भी आसानी से ली जा सके। इसके दाने दूसरी फसलों की अपेक्षा थोड़े छोटे हैं और इससे 6 क्विंटल तक पैदावार मिल जाए। और इसमें आजकल का समय बेहतर चल रहा है। इन दिनों से लेकर आजकल के दिनों से लेकर यानी पहले अगस्त के आखिरी हफ्ते से लेकर और सितंबर के पहले पखवाड़े में जो है या पहले हफ्ता तक जो है इसकी काश्त पूरी कर लें। और इसके साथ साथ जो आज है कि अच्छे से खेत को तैयार करके और उसमें इसकी बिजाई पूरी करें जिससे कि कोई तरह का खरपतवार वगैरह ना बढ़े और अच्छी जो है बढ़वार इसमें जो तोड़िया की हो सके। बेहतर रहेगा कि लाइनों में 30 सेंटीमीटर का फासला रख कर बिजाई करें और बीज को 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं और इसके बाद जो है थोड़ा थोड़ा सा जो घिणके हो जहाँ कहीं कहीं थोड़ा सा विरलीकरण या फिर छिद्दे भी उसको कराया जा सके। तोड़िया के लिए 24 किलोग्राम शुद्ध नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम शुद्ध फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो भाइयों या तो करी हमने चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत तिलहनी फसल तोड़िया की काश्त पे और इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। इसी के साथ वीरेंद्र भाई ने इजाजत दो। अच्छा भाइयों, राम राम।